अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 23वें लेक्चर का पार्ट 5 है। आज हम आपको टिप्स देंगे रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 4, थीसिस का चौथा चैप्टर, नतीजे। स्कॉलर्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के हवाले से टिप्स दी थी, जो कि चैप्टर नंबर 3 है थीसिस में। स्कॉलर्स, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। स्कॉलर्स, देयर इज़ ए बिग डिफरेंस इन द रिजल्ट्स बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज़। अगर आप एक क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं तो आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि आपके रिज़ल्ट्स इस शेप में आएंगे कि कैसे एक से ज़्यादा लोग या कैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोग एक बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि यहाँ सोशली कंस्ट्रक्टेड आर्गूमेंट की बेस के ऊपर आप बात कर रहे होते हैं और मेजॉरिटी के डिसीजन को आप देख रहे होते हैं, मेजॉरिटी को आप देख रहे होते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। जबकि क्वांटिटेटिव स्टडी में आपको मेजॉरिटी का डिसीजन नहीं चाहिए, आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल की थ्रेशोल्ड को मीट करना है कि आपका डाटा 95% का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उस प्रिंसिपल को मीट करता है या नहीं करता। एरर टर्म का बिहेवियर कैसा है, आपके वेरिएबल्स का रिजल्ट जो थ्रेशोल्ड है उसमें वो मीट करते हैं। अगर आप हमारा लेक्चर 3 और 4 देखें तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिफरेंस का ठीक तरीके से अंदाज़ा होगा। देयर इज़, अब क्वालिटेटिव रिसर्च में लेआउट पैटर्न टू रिपोर्ट इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ डिफरेंट इन ईच स्टडी। हम क्वालिटेटिव रिसर्च को प्री डिफाइन इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ हर चीज़ का तरीक़ाकार रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। जो रिसर्च आप कर रहे हैं, आप जो टॉपिक आप जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, या जो आपने उसका 7 स्टेप प्रोसेस के ऊपर हमने एक दफ़ा लेक्चर दिया आपको, वो देखें। क्वालिटेटिव स्टडी का 7 स्टेप प्रोसेस लेक्चर नंबर 17 है। प्रोसेस वही है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें आपकी टेबल्स आएंगी या जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो हर स्टडी में मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो लेकिन क्वांटिटेटिव स्टडी में आपके पैटर्न जो हैं वो सेम है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। तो यहाँ आपके पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है क्वांटिटेटिव स्टडी में, चेंज नहीं कर सकते आप। अब आपको रिजल्ट्स के पोर्शन में बेसिकली करना क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो अहम हैं। आप इस चैप्टर को इतना ज़्यादा हवा मत समझें, इतना ज़्यादा मुश्किल मत समझें। बहुत सारे लोग रिसर्च में आगे नहीं जाते कि वो इस चैप्टर को बहुत मुश्किल समझते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कॉलर जो हैं वो अपने कुछ ऐसे दोस्तों की तलाश में होते हैं जो उनको समझा दें पास बैठ कर कि जी ये क्या है, ये कैसे किया है, इसका क्या मतलब है, यार ये क्वेश्चन ना आ जाए, इसमें से ना पूछा जाए। तो लेकिन इतना कुछ पूछने के बावजूद भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती, बस ऐसे कुछ मोटा मोटा समझ आ जाता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप रिजल्ट्स को बहुत इजी लें। आपने कुछ नहीं करना, हर चीज़ डाटा ने करना है और सॉफ्टवेयर ने करना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है, मैं क्वांटिटेटिव स्टडी की बात कर रहा हूँ, जो मैंने कलेक्ट किया है क्वेश्चनर के ज़रिए या सर्वे के ज़रिए, वो डाटा किस सॉफ्टवेयर में कैसे यूज़ करना है, उसका टेबल वहाँ से कैसे निकालना है और उस टेबल को इंटरप्रेट कैसे करना है। कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपने इस चैप्टर में समझनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसकी टेस्टिंग के लिए। फिर अब जैसे मैं बात करूँ SPSS है। अब SPSS या एमोस जो है वो, अगर आपका डाटा आपके रिस्पोंडेंट्स 400 से ज़्यादा हैं तो वो बहुत अबनॉर्मल बिहेव करता है और वो रिज़ल्ट आपको सही नहीं देता। वो 400 से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स अगर हो जाएं, या इसी तरह अगर 150 से नीचे आपके रिस्पोंडेंट्स हैं तो SPSS और एमोस आपको बहुत तंग करते हैं और आपको रिजल्ट्स में बहुत तंगी से उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू में लाना होता है। लेकिन अगर आप उन्हीं डाटा सेट के साथ, अगर आपके 150 से बिलो हैं या 400 प्लस हैं और आप स्मार्ट PLS यूज़ करें या आप स्टेटा सॉफ्टवेयर यूज़ करें या R यूज़ करें, तो उसमें आपको रिज़ल्ट ईजिली मिल जाते हैं। और थ्रेशोल्ड वैल्यू में भी हो सकता है जहाँ
400 से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स हैं और आप एमओस या एसपीएसएस में वो रिज़ल्ट लगा रहे हैं, हेज़ के प्रोसेस को लगा रहे हैं, वहाँ हो सकता है वो हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट ना हो, लेकिन अगर आप वही हाइपोथेसिस उसी डाटा सेट को आप स्मार्ट पीएलएस में लगाएं तो वहाँ हो सकता है वो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, ये प्रैक्टिकली हमने की हैं, तो हमें पता है इसका। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने डाटा सेट के मुताबिक देखें कि आपको सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है, कौन से रिजल्ट्स लगने हैं और उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा परफेक्ट है। फिर आपको ये देखना है कि विच टेस्ट टू परफॉर्म। बहुत सारे लोगों को बेसिकली यही नहीं पता कि टेस्ट कहाँ और कौन सा लगना है। किसी को अगर पता है तो वो भी इब्हाम का शिकार है कि उसमें भी मज़ीद क्लैरिटी के साथ वो ये बात नहीं करता कॉन्फिडेंस के साथ कि जी ये टेस्ट लगना है सर और ये टेस्ट मैंने ऐसे लगाया है। कुछ हमारे एग्जामिनर्स या हमारा जो एक्सेप्टेंस का थीसिस के एक्सेप्टेंस का तरीका भी है वो भी ये है कि हमें ओबीडियंट होकर बात करनी है और ये शो नहीं करवाना है अपने डिफेंस में कि जी मुझे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आती है। अगर एग्जामिनर कोई आपको हमें कुछ कह रहा होता है तो हम उसमें भी सम टाइम वो ऐसे कमेंट्स दे रहा होता है कि वो हमें अंदर से कुछ जागने की कोशिश कर रहा होता है कि जी हम अंदर से स्ट्रॉन्ग जवाब दें और उबर के जवाब दें और उसको आगे से क्रिटिसाइज़ करें उसकी इन्वेस्टिगेशन को या उसके क्वेश्चन को। ऐसा नहीं करना है। अगर वो आपको कोशिश कर रहा है कि आप थोड़े जज्बाती हों और आप थोड़ा उसको क्रिटिसाइज़ करें उसकी ऑब्जर्वेशन को, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खामोशी इख्तियार करनी है। आपको बेसिकली 5 से 6 चीज़ों को जानना है इस चैप्टर को करने के लिए कि आप सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको ये जानना है कि विच टेस्ट टू परफॉर्म, आपको टेस्ट कौन सा लगाना है। बेसिकली काम आपने नहीं करना है इस चैप्टर में काम करना है सॉफ्टवेयर ने, डाटा ने काम करना है। अब उसके बाद आपको ये बताना है कि वेयर टू परफॉर्म विच टेस्ट। अब जो टेस्ट लगाना है वो बेसिकली कहाँ लगाना है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जैसे रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, वो टेस्ट आप शुरू में नहीं लगा सकते। पहले आप डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं, फिर आप डाटा की फिटनेस को चेक करते हैं, फिर आप उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, फिर आप उसके स्ट्रक्चरल मॉडल की तरफ जाते हैं। तो विच टेस्ट टू परफॉर्म एट वट स्टेज, फिर वेयर टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स। अब जो टेस्ट आपने लगा दिए हैं वो बेसिकली आपने रिपोर्ट कहाँ करने हैं, किस जगह पे, इसका सीक्वेंस क्या है इन रिजल्ट्स को लगाने का और टेबल देने का, फिर उनकी इंटरप्रिटेशन। इसी तरह हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स। अब जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें इंटरप्रेट उसकी जब रिजल्ट शीट्स निकलती हैं तो उसमें हो सकता है बहुत सारी शीटें ऐसी होती हैं, बहुत सारे टेबल्स ऐसे होते हैं जो आपने रिपोर्ट नहीं करने हैं, अपने थीसिस में दिखाने नहीं हैं वो, लेकिन वो आपको चेक फिर भी करने हैं रिजल्ट्स को चेक करते हुए, लेकिन वो हो सकता है थीसिस में नहीं चाहिए आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए वेयर टू रिपोर्ट विच रिजल्ट। उसके साथ आपको पता होना चाहिए हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स, के इन रिजल्ट्स को रिपोर्ट कैसे करना है। किसी टेबल में हो सकता है आप किसी टेबल में कॉमनैलिटी, किसी टेबल में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और आपके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके दे दिया जाता है। किसी जगह पे मैंने ये देखा है कि जो फैक्टर लोडिंग की वैल्यूज़ है उसी के अंदर ही रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की वैल्यूज़ को दे दिया जाता है और कोरिलेशन का टेबल किसी में दिया जाता है, किसी में नहीं दिया जाता। तो आपको ये पता करना है, आपको ये देखना है कि हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने का तरीका समवट थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है कि आप किसी वैल्यू को किसी और टेबल में दे दें और किसी वैल्यू को किसी और टेबल में दे दें, थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है। लेकिन उसमें भी आपको फिर नीचे इंटरप्रिटेशन में आपको क्लैरिटी देनी है एग्जामिनर को या व्यूअर को कि बेसिकली आपने इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे किया है। हाउ टू लिंक द रिसर्च क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी बात यह है, जब आपने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया, टेस्ट भी परफॉर्म कर लिया और आपने ये भी देख लिया वेयर टू परफॉर्म विच टेस्ट, और आपने ये भी बता दिया कि वेयर टू रिपोर्ट विच रिज़ल्ट, फिर आपने हाउ टू रिपोर्ट द रिज़ल्ट और आपने इंटरप्रेट भी कर दिया। लेकिन इस इंटरप्रिटेशन को जब तक आप लिंक नहीं करेंगे आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चन के साथ या आपके हाइपोथेसिस के साथ कि कौन सा हाइपोथेसिस बेसिकली एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, और उन हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के साथ आप ये नहीं बताएंगे जब तक कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस कैसे मीट हुए हैं, कैसे आपने फुलफिल किए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स और वो क्वेश्चन कैसे रिजॉल्व किए हैं, तब तक आप बात नहीं बनेगी, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी थीसिस की, तब तक आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से एग्जामिनर के सामने। तो आपको इन चीज़ों को इसमें बेसिकली देखना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 20
लेक्चर नंबर 20 में बेसिकली हमने आपको 1 से 6 तक उसके पार्ट्स हैं, हमने आपको इन डिटेल बताया है कि आपको कौन सा टेस्ट कहाँ परफॉर्म करना है, कि विच टेस्ट टू परफॉर्म, हाउ टू रिपोर्ट दीज रिजल्ट्स। और आप लेक्चर नंबर 20 को पूरे को देखें, 6 उसके पार्ट्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ समझ आएंगी बेसिकली। अब हम आगे आते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, इसका और मज़ीद टिप्स क्या हो सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले उसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, ये बेसिकली पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। याद रखिएगा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रिपोर्ट करनी है, एक आपको पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है और दूसरा आपको डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है। जहाँ आपकी पॉपुलेशन इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपकी पॉपुलेशन इम्पोर्टेंट है, उस पॉपुलेशन में फिर डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। सपोज अगर आप सीईओज का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन में सीईओज हैं, तो आप फिर 500 तो सीईओ से डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते ना। आप फिर हो सकता है कि मैक्सिमम आप 40 से 50 सीईओ से डाटा ले सकते हैं। अगर आप बोर्ड के चेयरमैन से डाटा, किसी कंपनीज के बोर्ड के चेयरमैन से डाटा लेने लग जाएंगे, तो हो सकता है आपकी अप्रोच में कुछ 30 चेयरमैन भी आपको डाटा ना दें। अगर आपके पॉपुलेशन, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपने लिंक करना है पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, कि किस पॉपुलेशन का कितना डाटा होना चाहिए। फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद आप एनालिसिस के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप करते हैं, और आप डाटा स्क्रीनिंग, मिसिंग डाटा एनालिसिस, वन वे एनोवा और कोरिलेशन वगैरह के एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल करते हैं। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल में बेसिकली आप मेजरमेंट मॉडल करते हैं और स्ट्रक्चरल मॉडल करते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल एवेल्यूएशन है। अब इन सारी चीज़ों में आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बेसिकली वही हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि आपने सॉफ्टवेयर कौन सा लगाना है, कहाँ कौन सा टेस्ट दिखाना है, कहाँ कौन सा टेस्ट लगाना है, कहाँ कौन सा टेबल देना है, कहाँ उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। ये चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो फिर आपके लिए चैप्टर, आपने बेसिकली फिर आपको समझ आएगी इस बात की कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपने कुछ भी नहीं करना। इस चैप्टर में सॉफ्टवेयर ने करना है जो भी करना है, डाटा ने करना है जो भी करना है। आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, आपको सिर्फ डाटा की समझ होनी चाहिए कि डाटा बेसिकली इस तरह का है, तो ये रिजल्ट आया है, इसका बिहेवियर इस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें जब आपको समझ आएंगी तो आप फिर आगे इस चैप्टर को कर सकेंगे। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारा लेक्चर 20 पूरा देखें, ताकि आपको इस क्वांटिटेटिव रिसर्च के हवाले से या जो डाटा के एनालिसिस के हवाले से चीज़ें समझ आएँ, और प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं कि कैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लगना है, SPSS में कैसे लगना है, एमओस में कैसे लगना है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, या इसके साथ जो मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है, या रिग्रेशन एनालिसिस है, जो भी है, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में कैसे लगना है, कैसे आप डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करेंगे, कैसे आप डाटा की नॉर्मेलिटी के बाद आप मिसिंग डाटा, वन वे एनोवा, कोरिलेशन के टेस्ट कैसे लगाएंगे, उनके टेबल कौन से निकलेंगे। ये जितनी चीज़ें हमने आपको यहाँ बताई हैं, इसमें जो चीज़ें अहम हैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमने आपको लेक्चर 40 से 50 में करके दिखाई हैं, जिसमें SPSS, एमओस, डाटा, आर और स्मार्ट PLS, इन 5 से 6 सॉफ्टवेयर्स को हमने हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से आपको करके ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। आप इन लेक्चर्स को सुने ताकि कि कैसे टेबल निकालना है, उस टेबल को कैसे थीसिस में रिपोर्ट करना है, फिर कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है, फिर कैसे उसको मैच करना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और उसके अपोसिस को कैसे एक्सेप्ट करना है, उसके लिए नरेशन क्या लिखनी है, इंटरप्रिटेशन क्या लिखनी है। ये सारी चीज़ें आप लेक्चर 40 से 50 में देखें। तो नेक्स्ट लेक्चर हम आपको देंगे कि हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि डिस्कशन कैसे लिखते हैं, फिफ्थ चैप्टर जो है। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।